ये छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास में लोदी वंश के दूसरे महत्वपूर्ण शासक सिकंदर लोदी के बारे में बात करेंगे। कल हम लोगों ने बहलोल लोदी की समस्याएं और राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बात की थी। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था सिकंदर लोदी, वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और कुछ अमीरों ने बारबक शाह के पक्ष में, जो उसका ज्येष्ठ पुत्र था, सुल्तान से निवेदन किया था, लेकिन बहलोल ने निजाम खां को ही अपना उत्तराधिकारी माना। बहलोल की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर के अमीरों में वाद विवाद हुआ। एक दल बारबक के पक्ष में था तो दूसरा निजाम खां के। हालांकि निजाम खां का पक्ष अल्पमत में था और निजाम खां का विरोध इसलिए भी किया जा रहा था क्योंकि वह एक हिंदू सुनारिन का पुत्र था, जिसके साथ वो ये कह रहे थे कि उसका विधिवत विवाह भी नहीं हुआ था। किंतु निजाम खां की मां ने अपने पुत्र के दावे पर जोर दिया और इस तरीके से निजाम खां ने सिकंदर शाह की उपाधि धारण करते हुए 17 जुलाई 1489 को दिल्ली की सल्तनत पर वह आसीन हुआ। सिकंदर जब शासक बना तो उसके सामने कई समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या उसके सामने यह थी कि हालांकि वह एक बहलोल का बड़ा ही योग्य पुत्र था और उसने पंजाब में बहुत ही योग्यता के साथ विद्रोहियों का दमन किया, इसीलिए बहलोल उससे प्रभावित हुआ था और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। किंतु राज्यारोहण के बाद जिस योग्यता से सिकंदर ने विद्रोहों का दमन किया, नए प्रदेशों को जीता, उसने ये बता तो दिया कि उसका बहलोल ने जो निर्णय लिया था वो सही था, किंतु उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि राज्य का व्यावहारिक रूप से विभाजन हो चुका था। क्योंकि बहलोल के समय में ही आधा राज्य फार्मूलियों के और आधा राज्य अफगानी कबीलों के अधिकार में बहलोल के समय में ही आ चुका था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सिकंदर को विभक्त राज्य मिला है, राज्य का विभाजन हो चुका था। दूसरी समस्या थी द्वैध शासन, द्वैध राज्य की। बहलोल का जो बड़ा बेटा था बारबक शाह, वह जौनपुर का सूबेदार था और सिकंदर सुल्तान बना तो वह ये चाहता था कि बारबक शाह सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ले, और यदि ऐसा नहीं होता है तो बारबक शाह अपने आप को भी सुल्तान मानेगा और सिकंदर भी सुल्तान मानेगा। सिकंदर चाहता था कि शांतिपूर्ण तरीके से ये समस्या सुलझ जाए और बारबक अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था और दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। सिकंदर के सामने भी तीसरी प्रमुख समस्या थी महत्वाकांक्षी अमीर, जो कि राज्य की नीति में हस्तक्षेप करते रहते थे। बारबक शाह के जो पक्षधर अमीर थे वो सिकंदर शाह के विरोधी थे और कुछ अमीर तो आजम हुमायूं का समर्थन कर रहे थे, जो बहलोल के बड़े पुत्र का पुत्र था। तो ये जो अमीरों की महत्वाकांक्षा थी वह भी सिकंदर लोदी की एक बड़ी समस्या थी। चौथी समस्या थी ग्वालियर बयाना, जो कि एक तरीके से स्वतंत्र राज्य थे और सल्तनत के लिए एक बड़ी समस्या थे और इनसे खिराज वसूल करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। पांचवी बड़ी समस्या थी रिक्त होता हुआ राजकोष। बहलोल ने जिस उदारता से दान दिया और
उसके कारण तथा राजस्व की नियमित आय नहीं हुई और संग्रह नहीं हुआ, उसके कारण सल्तनत में आर्थिक संकट आ गया था। तो सिकंदर लोदी के सामने ये कुछ समस्याएं थी जिन्हें जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक उसका शासन सुदृढ़ नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। इसलिए सिकंदर लोदी ने सबसे पहले सुल्तान की शक्ति में वृद्धि करने और अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कठोर नीति अपनाई। उसने राजत्व के स्वरूप में परिवर्तन किया, सुल्तान को निरंकुश शासक बनाया और राज्य के विभाजन के संकट को दूर करने के लिए उसके द्वारा प्रयास प्रारंभ किए गए कि किस तरह से बारबक शाह में सावधानी रखते हुए वह अपने राज्य के विभाजन को रोक ले। सिकंदर ने सैनिक शक्ति के साथ साथ कूटनीति का प्रयोग करते हुए द्वैध राज्य को समाप्त कर राजनीतिक एकता स्थापित करने का कार्य उसके द्वारा किया गया। उसके बाद उसने अमीरों की शक्ति पर नियंत्रण किया, उन्हें अनुशासन में लाने का कार्य किया और इसके लिए उसने अमीरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन पर इतना नियंत्रण रखा जितना कि उसके राज्य को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था। तो उसने अमीरों के प्रति कठोर नीति तो अपनाई, लेकिन विवेकपूर्ण कठोर नीति अपनाई ताकि उन्हें अनुशासन में रखा जा सके, उन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जा सके। सिकंदर ने राजत्व के सिद्धांत को धीरे धीरे मजबूत करना प्रारंभ किया। सबसे पहले उसने अमीरों के साथ साझेकालीन पर बैठने की नीति को त्याग दिया। उसने विनयशीलता की नीति को भी त्यागा और इब्राहिम सिंहासन पर बैठना प्रारंभ कर दिया और अमीरों को दरबार में खड़े रह करके सुल्तान के प्रति सम्मान प्रकटना अनिवार्य कर दिया। अनुशासनहीन सरदारों को कठोर दंड देने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी। उसने अमीरों और अन्य पदाधिकारियों के हिसाब किताब की जांच भी कराई और जिन अधिकारियों और अमीरों ने गबन किया उन्हें दंडित भी किया। अमीरों को नियंत्रित रखने के लिए उसने गुप्तचर प्रणाली भी प्रारंभ की। उसने अमीरों के घरों तक में गुप्तचरों को नियुक्त किया ताकि अमीरों के बारे में समस्त सूचनाएं उसको प्राप्त हो जाए। और साथ ही उसने ये ध्यान दिया कि कितना ही विश्वास पात्र अधिकारी या अमीर क्यों ना हो, यदि उसके विरुद्ध गबन या किसी अपराध की सूचना मिलती थी तो वह उसके प्रति बहुत कठोर नीति अपनाता था। जैसे कि जौनपुर का सूबेदार मुबारक खां सिकंदर लोदी का विश्वस्त और प्रमुख सरदार था, लेकिन सिकंदर को जब यह पता चला कि मुबारक खां ने गबन किया है तो उसके प्रति कठोर कार्रवाई करते हुए उससे धन वापसी के आदेश उसे दिए। इस तरीके से चौगान खेलते हुए दो अमीरों की लड़ाई पर सिकंदर ने उनको कोड़े लगवाए और दंड भी दिए। सुल्तान के छोटे भाई फतेह सुल्तान को सुल्तान बनाने के लिए कुछ अमीरों ने षड्यंत्र किया तो सिकंदर ने 22 अमीरों को निर्वासित भी कर दिया और इस तरीके से धीरे धीरे सिकंदर शाह ने अपने उपायों से सुल्तान पद की प्रतिष्ठा और शक्ति स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद सिकंदर लोदी ने विद्रोहियों का दमन करने का कार्य किया। सबसे पहले उसने रापड़ी के सूबेदार आलम खां, जो कि बहलोल का भाई था, और उसने सिकंदर लोदी की सत्ता को अस्वीकृत कर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो सिकंदर ने रापड़ी को घेर कर आलम खां को सूबेदार आलम खां पटियाली भाग गया। वहाँ पर ईसा खां के पास चला गया। ईसा खां बहलोल का चचेरा भाई था और बारबक
का समर्थन कर रहा था। सिकंदर ने ईसा के विद्रोह को और खाना लोहानी को रापड़ी का गवर्नर नियुक्त कर वह इटावा गया और वहाँ पर उसने प्रशासन को व्यवस्थित कर अमीरों को भी संगठित किया और कूटनीति का सहारा लेते हुए उसने आलम खां को अपने पक्ष में कर लिया और उसे इटावा की जागीर दे दी। और इस तरह से ईसा खां और आलम खां को पृथक कर उसने बारबक से स्थायी संधि करनी प्रारंभ कर दी। इसके बाद सिकंदर ने पटियाली पर आक्रमण किया, जहां पर ईसा खां पराजित हुआ और मारा गया और पटियाली की जागीर उसने राजा गणेश को प्रदान कर दी, जो कि पहले बारबक का समर्थक था और बाद में सिकंदर का समर्थक हो गया। ईसा खां का दमन करने के बाद सिकंदर कालपी गया। कालपी के जागीरदार आजम हुमायूं, जो कि सिकंदर का चचेरा भाई था, उसे पराजित कर उसने कालपी मोहम्मद खां लोदी को दे दी। उसके बाद जतरा के जागीरदार तातर खां को उसने पराजित किया और फिर ग्वालियर और बयाना पर भी आक्रमण किया। ग्वालियर के राजा कीरत सिंह ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और बयाना के गवर्नर ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरीके से सिकंदर ने न सिर्फ अपने विद्रोहियों का दमन किया बल्कि ग्वालियर और बयाना को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद सिकंदर ने जौनपुर के शासक बाबर शाह का दमन किया। उसने सबसे पहले एक शांति दूत बारबक शाह के पास भेजा, लेकिन यह प्रयास उसका असफल रहा क्योंकि हुसैन शाह शर्की, जो कि इस समय बिहार में था, वो लगातार बारबक शाह को उकसा रहा था कि वह सिकंदर पर आक्रमण करे। हुसैन शाह शर्की का वास्तविक उद्देश्य दोनों भाइयों को युद्ध कराकर जौनपुर का राज्य पुनः प्राप्त करना था। बारबक शाह ने सिकंदर पर आक्रमण किया। कन्नौज के पास सिकंदर ने उस युद्ध में उसे पराजित किया, जिसमें बारबक शाह को आत्मसमर्पण करना पड़ा और सिकंदर शाह ने उसके प्रति उदारता का व्यवहार रखते हुए उसे पुनः जौनपुर के सिंहासन पर बिठा दिया। लेकिन अब वह शक्तिशाली सम्राट नहीं है बल्कि सिकंदर के अधीनस्थ था और बारबक शाह पर नज़र रखने के लिए उसने जौनपुर राज्य की विभिन्न जागीरें अपने समर्थक अमीरों में बांट दी और बारबक शाह के दरबार में अपने गुप्तचर नियुक्त कर दिए। हालांकि उसके बाद भी जौनपुर में शांति स्थापित नहीं हुई। इस विद्रोह का दमन करने के बाद सिकंदर पूरब की ओर गया। वहाँ दरियाबाद में जागीरदारों के विद्रोह का दमन किया। जब दोबारा जागीरदारों का विरोध हुआ तो बारबक शाह को हटा दिया गया और इस तरीके से जौनपुर पर सिकंदर का अधिकार हो गया। इसके पश्चात सिकंदर ने बिहार पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, जो कि उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सन 1494 में सिकंदर ने फाफामऊ के हिंदू राजा पर आक्रमण किया, जो कि हुसैन शाह शर्की का समर्थक था। सिकंदर ने राजा को पराजित कर दिया और उसके बाद जौनपुर के हिंदू जागीरदारों और अमीरों का दमन करते हुए वह आगे बढ़ा और हुसैन शाह को पराजित कर सिकंदर शाह आगे बढ़ता रहा। उसने पटना पर अपना अधिकार स्थापित किया और बिहार को सल्तनत में शामिल कर लिया और तिरहुत के राजा ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। पटना से पराजित होकर हुसैन शाह बंगाल के सुल्तान के पास भाग गया।
बंगाल का सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह बिहार को बंगाल का प्रांत समझता था, और जब सिकंदर ने बिहार को बंगाल में मिला लिया तो उसने सिकंदर से युद्ध करने का निर्णय लिया और अपने पुत्र दानियाल को सिकंदर के विरुद्ध भेज दिया। दोनों ही पक्ष युद्ध नहीं कर रहे थे, दोनों ने संधि की, और इस संधि में दोनों ने यह स्वीकार किया कि वे दोनों अब भविष्य में एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस तरीके से सिकंदर ने बिहार को अपने राज्य में मिलाया और बंगाल तक अपनी सीमाओं को पहुंचा दिया। 1509 में नागौर ने सिकंदर शाह की अधीनता स्वीकार की। धौलपुर पर उसके द्वारा अधिकार किया गया। सिकंदर एक योग्य और परिश्रमी सुल्तान था। वह स्वयं प्रशासन के कार्यों का निरीक्षण करता था। इतिहासकारों ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे योग्य, न्यायप्रिय, उदार और ईश्वर से डरने वाला सुल्तान बताया था। उसके सुदृढ़ शासनकाल में कृषि और व्यापार की उन्नति भी हुई, और उसके द्वारा आगरे का किले का निर्माण किया गया। उसकी शुरुआत सिकंदर के द्वारा ही की गई। उसने आंतरिक बाधाओं को हटाकर व्यापार को प्रोत्साहित किया, जनता के कल्याण में रुचि ली। वह समय समय पर बाजार में वस्तुओं के मूल्य की जांच भी करता था। उसने असहाय निर्धनों के लिए मुफ्त खाने का भी व्यवस्था कर रखी थी। विद्वानों को वह आश्रय देता था, और एक तरीके से ये कहा जाए कि उसका शासनकाल शांति और समृद्धि का काल था। इन सब के बावजूद भी, इतने गुणों के होने के बावजूद भी, सिकंदर लोदी एक कट्टर मुस्लिम शासक था। इसलिए वह धर्मांध था, और धार्मिक कट्टरता के कारण ही उसने हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया। यमुना नदी के घाटों पर हिंदुओं के स्नान पर प्रतिबंध लगाए गए। उसने नगरकोट के मंदिर भी तुड़वाए, और बहुत सारे हिंदुओं को प्रलोभन दे करके उसने इस्लाम धर्म को स्वीकृत करवाया। चंदेरी पर अधिकार करने के बाद सिकंदर जब बयाना और नागौर से वापस लौट रहा था, तो बयाना से लौटते समय वह बीमार हुआ, और 1517 में उसकी मृत्यु हो गई। तो सिकंदर एक पराक्रमी शासक था, एक योग्य शासक था, और उसके द्वारा विपरीत परिस्थितियों में भी सल्तनत को मजबूती प्रदान की गई, और उसके द्वारा एक सुदृढ़ और शांतिपूर्ण शासन की व्यवस्था को स्थापित किया गया।